हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत कुसुम और आप सुन रहे हैं पोशंपा के पॉडकास्ट अक्कड़ बक्कड़ का एक नया एपिसोड। मेरे साथ है मेरे दोस्त सहज अजीज। हेलो सहज। हेलो भैया। और आज हम बात करने वाले हैं कवित्री, आलोचक और स्त्रीवादी लेखिका डॉक्टर सुजाता के उपन्यास 1/2 पर। ये उपन्यास राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। आप डायरेक्ट उनसे भी अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप उनसे मंगा सकते हैं, और साथ ही हम अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां हम ये पॉडकास्ट रिलीज करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में इस उपन्यास का लिंक भी देंगे, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। सहज, इससे पहले कि हम इस उपन्यास पर तफसील से बात करें, तुम हमारे श्रोताओं के लिए इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। और इससे पहले कि तुम इंट्रोडक्शन देना शुरू करो, मैं ये बताता हूँ कि जो वरिष्ठ कवित्री हैं अनामिका जी, उन्होंने इस उपन्यास का कैसे एक परिचय दिया था। वो कहती हैं कि यह उपन्यास उन सपनीली लड़कियों की कहानी है जिनका जीवन खिड़की से आकाश देखते नहीं कटता। इसके बाद तो क्या ही कहा जाएगा। मुझे तो खुद अनामिका जी का ये इंट्रोडक्शन, ये पर्टिकुलर लाइन और वैसे भी जो किताब के पीछे जो लिखा है, जो भूमिका लिखी है, मुझे बहुत पसंद आया और किताब पढ़ के तो और ज्यादा उसका उसके मायने समझ में आते हैं। मेरी तरफ से तो इंट्रोडक्शन ये है कि भैया, मैंने इस किताब में अपनी माँ को देखा, अपनी नानी को देखा, तमाम अपनी मासियाँ, चाचियाँ, बुआएँ सबको देखा। अपने टीचर्स के लिए मेरी इज़्ज़त बहुत बढ़ी। अपने जितने भी अपने आस-पास वर्कर्स हैं और ख़ासकर उसमें जो महिलाएँ हैं, उनके लिए बहुत इज़्ज़त बढ़ी। आगे भी इज़्ज़त करता हूँ, एट लीस्ट आई होप मैं इज़्ज़त करता हूँ सबकी, सबको मैं और इसको इसको पढ़ते हुए उसको जिस चीज़ को आप हमेशा सोचते थे या तरस की निगाह से देखते थे या इस तरह से देखते थे कि ठीक है, मतलब खासकर जब हम छोटे थे, क्योंकि इसमें बच्चों का काफ़ी ज़िक्र है, जो भी 2 मुख्य इसकी नायिकाएँ हैं, वो अ, मध्य उम्रीय एक औरतें हैं जिनकी जिनकी शादीशुदा जीवन में बच्चे हैं, छोटी उम्र के। तो साथ ही वो पढ़ी-लिखी औरतें हैं या कुछ हद तक पढ़ी-लिखी औरतें हैं और फिर वो अपना एक जो आधुनिक जीवन अपने आस-पास जैसा भी व्यतीत कर रही हैं, वो हम्म। अपने आप को उसमें छोटा नहीं देखना चाहती हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है कि कोई भी अपने आप को बराबरी से ही देखना चाहता है, हर किसी के साथ देखना चाहता है और आज की तारीख में तो हमारे जो आदमी भी हैं, वो भी कहीं न कहीं एक ये ढकोसला बनाए रखते हैं कि हाँ, तुम बराबर हो, तुम ही तो हम्म। सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर तो चल नहीं सकता। तो वो जो सारा मतलब अ, अंत में एक लाइन यही है कि जो आपके घरों में हो रहा है, ये उसी की कहानी है। लेकिन इसका पर्सपेक्टिव पहली बार आप शायद उस औरत की तरफ से, अपनी माँ की, अपनी बहन की तरफ से देखेंगे, जो आपने शायद ना सोचा हो कि वो क्या सोचती है। वाकई बिल्कुल सही कहा। और जैसे तुमने भूमिका से बात शुरू की, तो मैं तो ये भी देखकर हैरान था कि ये भूमिका हमें हमने जो गूगल पे ढूंढा तो हमें जानकी पुल वेबसाइट पर ये भूमिका मिली। और ये भूमिका किताब में क्यों नहीं है? मेरे पास तो खैर किंडल थी, मैंने तो किंडल पे पढ़ा है। तुमने शायद ये पेपरबैक पे पढ़ा है, तो उसमें उसमें भी है ये भूमिका या नहीं? उसमें पीछे है और उसका शॉर्ट वर्ज़न है, ऐसा पूरा शॉर्ट जो वर्जन। हमने जानकारी भी पढ़ी हाँ। वो पूरी नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि ये भूमिका किस एक उद्देश्य से लिखी गई थी कि किताब में नहीं है। खैर, और बिल्कुल सही कहा कि ये दो स्त्रियों की कहानी है जो कि समानांतर चलती है लेकिन फिर भी बहुत अलग है। और ये जो स्त्रियां हैं ये अलग अलग, मतलब हम कह सकते हैं हमारे समाज में जो स्त्रियां उपस्थित हैं उन सभी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर प्रतिनिधित्व करती हैं। उन सभी के अक्स आप इसमें, हाँ, हम देख पाते हैं। और जो तुमने कहा कि पुरुषों का जो एक ढकोसला बनाया हुआ है और अभी भी है, वो उस ढकोसले को एक परत दर परत बहुत तफसील से उस ढकोसले को आई थिंक हटा देने का काम करती हैं। हमारे सामने वो चीजें आती हैं कि वाकई अगर हम कहें कि स्त्री और पुरुष की बराबरी होनी चाहिए इस समाज में, तो उस बराबरी के असली मायने क्या हैं, उसकी एक जांच पड़ताल उपन्यास करता है। मैं तो ये भी जोड़ूँगा कि शायद मेरी उम्र और तजुर्बा इस उपन्यास को का आकलन करने के लिए या उसका कुछ भी मेरी स्टडी, जो कुछ भी मेरे इर्द-गिर्द में मैं जिस रिसोर्स के साथ यहाँ आया हूँ, वो इसके हम्म। सामने बहुत छोटा पड़ गया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी हाँ, हम्म। बात करेंगे, जो अच्छा लगा उस पे बात करेंगे, कुछ अगर खटका उस पे बात करेंगे, लेकिन ये मैं शुरू में कह देना चाहता था।
नहीं वाकई, और आई थिंक मैं जिस अगली बात पर या जिस पहली बात पर मैं बात करना चाहता था, वो बात भी यहीं से आ रही है कि ये एक हम कह रहे हैं कि एक स्त्रीवादी लेखिका का उपन्यास है जो कि दो स्त्रियों के संघर्ष की और उनके बराबरी की मांग की बात करती है, करता है। उस उपन्यास को आज हम यहाँ दो लड़के, दो पुरुष बैठ कर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आई थिंक देखने लायक बात होगी कि हम भी कुछ ऐसी बातें इसमें ना कहें, और अगर कहें तो उनसे सीखने का एक नजरिया रखकर बात करें। तो बिल्कुल पहली जो मैं बिल्कुल। बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि एक जेंडर पर उपन्यास है, और जेंडर को हम एक स्पेक्ट्रम के रूप में आज देखते हैं। हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के जो जेंडर हैं वो भी सोसाइटल एक उससे बने हुए हैं, सोसाइटी ने बनाए हैं, कोई प्राकृतिक कोई चीज नहीं है। तो ये इस उपन्यास का एक स्त्री का पाठ जो होगा वो बहुत अलग होगा। अब जैसे तुमने कहा कि तुमने इसमें अपनी माँ भी देखी, अपनी नानी, बुआ, ताई, चाची, बहनें सब देखी। जब एक स्त्री, एक लड़की जब इस उपन्यास को पढ़ेगी तो वो खुद को देखेगी, वो खुद को अलग अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पर खुद को देखेगी। तो उस स्त्री का पाठ, उस लड़की का पाठ और हम लोगों का पाठ उपन्यास का बहुत अलग अलग होगा। तो वो पाठ किस तरह से अलग हो सकता है, या किस तरह से तुम्हें अलग दिखाई दिया, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई हों जिससे कि तुम्हें वो अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है? एक तो मेरे दिमाग में लगातार ये आता रहा कि मैं इसे अपनी माँ को पढ़ने को कहूंगा, मैं इसे अपनी बुआ को पढ़ने को कहूंगा, अपनी बहन को दूंगा इसे पढ़ने को। हम्म। एक तो ये आता रहा क्योंकि मैं उनका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि देखो क्या बढ़िया उपन्यास है या देखो ये आपकी कहानी है, वो सब नहीं। मैं उनके नजरिए से इस बात को सुनना चाहता हूँ। जैसे कि हम्म। जब थप्पड़ देखी थी तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या है क्या नहीं, पर अपनी माँ से बात करके और फिर अपनी मासियों से बात करके मैं उसको प्रोसेस कर रहा था कि क्या है। और हम्म। दूसरी एक बड़ी बात क्या है ना, इस उपन्यास में जगह जगह पर जो हम जमीनी स्तर पर कई बार एक खोखली सी या कह लो चलती सी बात सुनते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, हम्म। वो आप सीरियलों में फिर देख देख के उसे और सच बनाते जाते हो। वो हम्म। वो आप देखते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है या आदमी औरत का दुश्मन है। उस बाइनरी से निकल के ये उपन्यास एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर कई बार वो अपने पति को भी ब्लेम नहीं करती, वो कहती है मैं इसे कैसे छोड़ दूं या मैं इसको कैसे सारा ब्लेम दे दूं, जबकि हम्म। ये तो सिस्टम की गलती है, ये तो घर का जो ढांचा बनाया है उसकी गलती है। हम्म। हम्म। तो मुझे वो वाली बातें बड़ी हिट की और सही लगी, और इसे आप बहुत सारी और जगह पर लगा सकते हैं इसी बात को। तो हाँ, पाठ तो बेशक बहुत ही अलग था। मैंने शुरू में ही कहा कि अ, मेरा तजुर्बा तो बहुत छोटा है इसे सच में जानने के लिए, समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कई जगह रोया, कई जगह बिल्कुल अ, स्तब्ध होकर बस बैठ गया कि इसे इसे थोड़ी देर घुलने दूं अपने अंदर कि क्या बात पढ़ ली है। बाकी आपने कहा कि जेंडर पर उपन्यास है, मैं अक्सर किसी चीज को उस तरह से, शायद मुझे कोई कहे कि देखो स्त्रीवादी उपन्यास है, पढ़ के देखो, मैं उसे पढ़ने से थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, थोड़ा डिले कर दूंगा, क्योंकि ना ऐसा लगेगा कि कोई टॉपिक पे उपन्यास पढ़ने जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता था ये उपन्यास किस बारे में है, 1/2 से और उसके कवर से कुछ आइडिया लग रहा था, लेकिन फिर भी जब उसे पढ़ा तो मैंने उसे शायद एक स्त्रीवादी उपन्यास के बजाय एक कहानी के रूप में देखा। और वो कहानी इतनी ज्यादा सच्ची थी कि फिर उसके बाद उस पे कोई भी तमगा लग जाए वो उसको फीका नहीं कर सकता मेरे लिए। हाँ वाकई, और आई थिंक मुझे जो तुमने बात कही वहां पर मुझे दोबारा अनामिका जी की लिखी हुई भूमिका दोबारा याद आती है। तो उन्होंने इस भूमिका की शुरुआत में कुछ इस तरह का लिखा था कि जब छोटे कस्बों से आने वाली लड़कियां अपने घर की जो बंदिशें होती हैं और जो पितृसत्ता उनके ऊपर चीजें थोप देती है, उनसे निजात पाने के लिए सबसे पहले प्रेमी जो उसे देखकर आह भरता है उससे जब शादी कर लेती हैं, और फिर बाद में जब उनके सामने जीवन खुलता है, तो कैसा वो जीवन किस तरह का होगा, उस तरह का इस उपन्यास में दर्शाया गया है। तो मैंने भी वो भूमिका पढ़कर मुझे भी नहीं लगा था कि अ, स्त्री से संबंधित इतने सारे सवाल हमें इस उपन्यास में उठते हुए दिखाई देंगे। मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे, मेरे लिए ये उपन्यास कैसे कहूं कि एक रिमाइंडर शायद जो थोड़े थोड़े दिनों बाद हमें मिलते रहना चाहिए, और जो रियलाइजेशन हमें रहती है लेकिन शायद हम कहीं भूल जाते हैं। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हम अपने समाज में तो एक एक जब मर्द की जिस तरह से कंडीशनिंग होती है, एक पुरुष की लड़के की जिस तरह से कंडीशनिंग होती है, उसमें तो हम डूबे ही रहते हैं। लेकिन हम एक पाठक के तौर पर भी, हमारी कंडीशनिंग इस तरह की है कि हमारे आसपास हमारा पढ़ना लिखना तक
पुरुष लेखक हूँ। अब यहाँ देखिए, लेखक, कभी कभी हम लेखक को एक जनरल न्यूट्रल टर्म के रूप में यूज करते हैं, इसलिए मैं पुरुष लेखक यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारा पढ़ना लिखना भी पुरुष लेखकों से बहुत ज्यादा आच्छादित है, बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। कोशिश कर रहा था ये सोचने की कि जिस तरह से प्रेमचंद और टैगोर, शरदचंद्र उपाध्याय, ये निर्मल वर्मा, और आज के दौर में गीत चतुर्वेदी, जिस तरह से ये कवि और लेखक सेलिब्रेट होते हैं, जिस तरह से इनकी रचनाओं का उत्सव मनाया जाता है, उस तरह से क्या हम महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान, इवन अनामिका, क्या हम इनकी रचनाओं का उत्सव, इतनी इनकी रचनाओं को का फैसिनेशन उस तरह से देखते हैं या नहीं? अनामिका को खैर पिछले दिनों जब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला तो बहुत धूम देखी गई उसकी। और दूसरा, कुछ ऐसी बातें मुझे शायद इस उपन्यास में दिखी जो मैं सोच रहा था। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा कि उसमें एक जगह है लिखा हुआ कि पति एक ऐसी शय है कि आपको उस पर बार बार भरोसा करना पड़ता है। हाँ, अब बिल्कुल शुरुआत उसमें में। बहुत शुरुआत में है, और वो आप बार बार भरोसा करने का मतलब यहाँ पर हुआ कि वो बार बार भरोसा तोड़ता है और उसको फिर दोबारा से जमाया जाता है। मैं बिल्कुल सोचने की कोशिश, कोई पुरुष लेखक अपने स्त्री पात्र से कभी कभी भी कोई ऐसी बात कहलवा सकता है या नहीं, चाहे वो कितना भी सेंसिटिव हो, कितना भी जेंडर के प्रति अवेयर हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, और मैंने उसका जवाब नेगेटिव नहीं पाया। मुझे नहीं लगता कि ये बात कहीं से कोई पुरुष लेखक अपने स्त्री पात्र से कहलवा पाएगा, या फिर इस तरह से कि एक उम्र के बाद पति की जरूरत सिर्फ इसलिए रह जाती है कि जिंदगी में उसने ही जिंदगी में आकर जो रायता फैलाया है उसे ही समेटने में वो उसकी थोड़ी मदद कर दे। तो ये सब कुछ चीजें थी मेरे मेरे सामने। बिल्कुल। और यही जो आपने बात कही, ये ह्यूमरस बात है अपने आप में, सोचा जाए तो। मैं तो इस पे हंसते हंसते उदास हो जाने वाली बात है। मतलब मुझे ऐसा ऐसी कई बातें इसमें मिली जो इतना उदास ह्यूमर लेके आई मेरे सामने पहली बार शायद, कि पता नहीं, मेरी मेरी काफी फेवरेट्स में शुमार हो गई है ये हाँ, कुछ। आई नो आई नो। और अब ये भी देखो कि वो कितनी एक सटल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है कि हमारे घरों में भी हम देखते हैं कि जब हमारे पिता घर में खर्च करते हैं, हमारी हमारी मम्मी पे, हमारी बहनों पर जो पैसा खर्च करते हुए आए हैं, एक पूरे वही पितृसत्तात्मक सेटअप में, तो कहते हैं कि हम कमाते किस लिए हैं? बच्चों के लिए तो कमाते हैं, अब बीवियों के लिए तो कमाते हैं। लेकिन वहां पर फिर इस उपन्यास में आता है कि ये कितना अश्लील सवाल लगा हम, कि आखिर हम किस लिए कमाते हैं? क्योंकि मैं आई एम कोटिंग दिस, कि मुझे एक अश्लील सवाल लगा क्योंकि अपनी जिंदगी तो किन्हीं और सवालों में गर्क हो रही थी, जैसे मैं अपने लिए क्यों नहीं कमा सकती? बिल्कुल तो ये इन सवालों की इतनी इतने भीतर में कुछ ऐसी लेयर्स होती हैं जो शायद हमारे ऊपर, वही के एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हुए नंगी आंखों से वो सवाल हमें दिखते तक नहीं है। और यार, कितने ही सारे उदाहरण इस किताब में से ही आप निकाल लोगे। जैसे फिर वही आप, वो जो थकी हुई जो मम्मी है, जो कई जगह पे बहुत थकी हुई है, मतलब एक माँ के रूप में वो औरत जब बहुत थकी हुई है, वो लेकिन वो फिर भी बार बार अपने बच्चों की बात करती है ना। चाहे हाँ हाँ। इस तो वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अपना बचपन, मेरी माँ वर्किंग मतलब थी, बुटीक चलाती थी। और जब आती थी तो वो, जैसे उसमें लिखा है कि अपने ही एक गिल्ट में वो फोन करके पूछ लेती हैं कि कुछ लाना है क्या घर में। वो मेरी माँ रोज फोन करती थी। मेरी माँ हम्म। रोज मुझसे पूछती थी कि आज क्या ले आऊं। और वो, मैं शायद कभी उस बात को इस तरह से देखा ही ना हो कि वो उनका अपराध बोध था, शायद हो भी ना। लेकिन इस किताब मतलब के, वो अपराध बोध जो शायद नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शायद वो था जो शायद नहीं था। हाँ। हाँ। या फिर वो जहाँ वो अपने पिता के घर जा रही हैं, हम्म। और वो कह रही हैं कि मैं सामान लेकर चली गई माँ के घर, एकदम अनामंत्रित, तो देखकर पापा के गाल सूज गए। हम्म। और सूजे रहे फिर जब तक कि उन्हें। मैं निकल नहीं। यहाँ लिखा है, उन्हें एक शब्द भी बोलना पड़ता तो उस वक्त तो वो सूजन संक्रमित होकर फैल जाती। सूजी हुई हवा में जितना भी कोशिश करो, पाँव नहीं टिक सकता, तो मुझे लौटना हम्म। पड़ा। तो हम्म। काव्यात्मक सी भी बात है, और बड़ी अम, ये भी है कि उदास, वही उदास ह्यूमर सा ही है जो हाँ मुझे पसंद भी आ रहा था, और ऐसा भी लग रहा था कि इसे क्या क्या कर दें जो ये बदल जाए। हाँ सहज, तो ये तो एक पाठक के तौर पर जो हमारी इंटरप्रिटेशन इस उपन्यास की रही, जो हमने सोचा, जो हमने समझा,
क्या तुम्हें एक लेखक के तौर पर, लेखिका के तौर पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसमें कि एक पुरुष लेखक और लेखिका का जो अंतर है वो सामने आए, जहां पर ये दो औरतें इस उपन्यास में सामने आई? जैसे तुमने देखा होगा उपन्यास के शुरू में जब वो एक बस में ट्रेवल कर रही होती है निवेदिता, और सामने जो है जो घरों में काम करने वाली स्त्रियां हैं वो बस में उनके सामने दिखती हैं, और जो सीट को लेकर थोड़ी बहुत अनबन होती है कि वो कहती हैं कि भाई तुम थोड़ा पुरुष की तरफ खिसक जाओ, तो हम्म। निवेदिता की दोस्त मना कर देती हैं। तो सामने से फिर उस तरह का आता है कि वैसे तो तुम मर्दों में घुसी रहती हो लेकिन यहाँ पर तुम नहीं खिसकोगी। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एक डिस्क्रिप्शन निवेदिता उन स्त्रियों का दे रही है जो कि बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। लेकिन साथ ही मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि उस पूरे डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ भी अपमानजनक फिर भी नहीं मिला। मुझे ये जरूर दिखा कि निवेदिता उन स्त्रियों के बारे में बात कर रही है कि हाँ उनकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग है, वो हमें आधुनिक होने के नाते शायद किसी और नजर से देखती हैं। लेकिन फिर भी निवेदिता जब उनका डिस्क्रिप्शन दे रही हैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में ऐसे शब्द वो प्रयोग नहीं कर रही हैं जहाँ की किसी भी तरह का अपमान करती हुई महसूस हुई। साथ ही जो मीना है, जो दूसरी कैरेक्टर है इसमें, वो जब अपने सास के बारे में बात करती हैं तो मैंने शायद देखा कि इस उपन्यास में दो जगह वो कहती हैं कि उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस औरत को, इस स्त्री को अपने गले लगा दूं, क्योंकि वो भी देखते हैं कि वो भी इसी पितृसत्ता की मारी हुई है जिस पितृसत्ता की को मुझे झेलना पड़ता है। तो ये जो एक मुझे दिखा कि ये एक फीमेल गेज का अंतर होता है कि अगर पुरुष कोई लिख रहा होता तो वो हमेशा शायद वही कि एक चलताऊ मुहावरे में इन चीजों को निपटा देता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है, सास ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, उन दोनों के बीच में इस तरह का तनाव था। लेकिन ये शायद एक लेखिका, एक स्त्री ही लिख सकती है कि हम उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं जो लोग हमारी ही तरह पिछली पीढ़ी में मारे गए। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे कहीं कहीं खटकी भी वो चीजें जो डिस्क्रिप्शंस थी। कहीं कहीं मुझे लगा कि ये अपमानजनक भी हो रही हैं। हम्म। खासकर जब पार्लर में काम कर रही हैं, मीना जो किरदार है वो पार्लर की ओनर बनती है बाद में, पहले वो पार्लर में काम करती हैं। तो हाँ। वो जब किसी औरत के बारे में कुछ कहती हैं, या बाद में जब उनकी बंगाली भाभी आती है तो वो उसको कहती हैं कि बंदर जैसी लग रही थी, उसकी स्ट्रीक्स उसने बालों में ऐसे कराई थी। तो बतौर किरदार मैं उस बात को समझ सकता हूँ कि हाँ, एक जो मीना किरदार है वो अपनी उस भाभी को जिसने उसका साथ नहीं दिया, उसको कुछ भी ऐसे आपत्तिजनक बोल के उससे अपना अपनी भड़ास निकाल ले रही है। लेकिन फिर कई और जगह पर, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि निवेदिता ने जो घर में काम करने वाली औरतें हैं, लाजपत नगर की कोठियों में काम करने जा रही हैं सुबह सुबह त्रिलोकपुरी से, वो किस तरह से दिखती हैं, उठती बैठती हैं या कैसी बातें करती हैं, वहां मैं उस बात को समझ पाया कि हाँ, एक तरह का फेमिनिज्म में भी जो क्लास फेमिनिज्म है कि किसी क्लास की फेमिनिज्म कुछ और होगी और आपकी कुछ और होगी, और उसको आपको कैसे साथ लेके चलना एक चैलेंज बन जाएगा, वो सब मैं समझ पाया। लेकिन और एकता वर्मा का जो ये पढ़ते हुए सब लोग पर समीक्षा पढ़ते हुए मैं इस बात को और एहसास किया इसका कि माँ बहन की गालियों का प्रयोग, मतलब डायरेक्टली नहीं, पर ये कहना कि वो उसकी माँ बहन करता वगैरह वगैरह, ये फिर भी थोड़ा सा अपने ही उसमें भाषा में खलन डालने वाली बात लगी। हाँ नहीं, वो बिल्कुल बात सही है। एक पात्र के रूप में उस पात्र में कुछ कमियां हो सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, बिल्कुल जो तुमने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज से। वो बीच बीच में हमें दिखती हैं चीजें। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब था जहाँ जिस संघर्ष को, जो कि सपोज कीजिए जो एक स्त्री के जीवन में जो चैलेंज होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे इस फैमिली ने और इस पेट्रियार्कल सेटअप ने वो चैलेंजेस उन पर थोपे थोपे हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को एक साइडलाइन करने के लिए मुहावरा कह दिया जाता है, नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ जो कर रहे हैं। मतलब अक्सर देखोगे आप, जो आप लड़कियों के पति होते हैं वो ये कह देते हैं कि भाई ये तुम्हारा और तुम मेरी मम्मी का मामला है, तुम तो ऐसे ही लड़ते रहते हो। कि उसमें थोड़ा सा अंतर मुझे दिखाई दिया। वहां पे मुझे बिल्कुल। प्रवृत्तियां तो सारी थी, जो जो हमारे घर में जिस तरह की सास होती हैं, जिस तरह के पति होते हैं, प्रवृत्तियां वो सारी थी। लेकिन बीच बीच में हमें ये भी बताया गया कि ये औरत औरत की लड़ाई जिस तरह से कह दी जाती है उस तरह से वो लड़ाई और नहीं है।
सीधा मामला नहीं है, हाँ। और हाँ हाँ। जो आपका सवाल था कि फीमेल गेज का फर्क कहाँ कहाँ आपको दिखता है, तो मुझे तो हर वाक्य हर शब्द में दिखा, मैं तो ये कहूंगा। और इसको विस्तार देने के प्रयास में मैं इसको सेक्सुअलिटी के नजरिए से देखूं, तो वो भी बहुत ही डिफरेंट है। जैसी हम्म आप और हम उस दिन बात कर भी रहे थे कि जब औरत किसी इंटीमेट सीन को लिखती है तो उसका कितना बड़ा अंतर आता है। और इसमें एक सीन है जहां पर वो आईना, छोटा सा आईना नीचे रखकर अपने शरीर को नग्न करके नीचे से देख रही हैं, और फिर उसमें हम्म। वो फर्क बता रही हैं कि कैसे जब मैं जवान थी तो वो क्या था और अभी क्या है। और उसको भले ही मेटाफर्स के जरिए बयान किया है या कैसा भी है, वो सीन अपने आप में कितना एक नया है। अगर इसे सोचो तो मतलब नेटफ्लिक्स खरीद ले उसे, उस सीन के लिए, और उस फिल्म को। मेरे लिए शायद वो इस उपन्यास का बहुत मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एक वो था, जब वो मैं बिल्कुल पढ़ बिल्कुल। रहा था तो वो बहुत अंदर से एक कहते हैं ना, आपको विचलित बहुत करता है। वो हो गया। अपने आप में ये कहने का साहस कितना नया है। हम अपने आसपास ये साहस नहीं देख पाते हैं, और वही बात है कि चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, हर हर तरफ पुरुष हैं और उन्हीं की एक तरह से सत्ता है। और वो साहस जो जो स्त्रियां इन सब चीजों को कहने का साहस दिखाती भी हैं, उन्हें भी कितनी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो बड़ा बड़ा बिल्कुल। मेरे अच्छा एक वो लगा। सीन, और मैं तो बल्कि एक वाक्य को हाईलाइट करूंगा, उसमें शायद फीमेल गेज अलग से हाईलाइट नहीं हो रही, लेकिन वो वाक्य मेरे लिए बड़ा एक स्टार्ड वाक्य बन गया इस पूरे उपन्यास का, कि मनुष्य मूलतः कबाड़ी है। वो मैं, हाँ हाँ यार यार कितना कितना ज्यादा सत्य है कि मतलब वो जब घर में सफाई वफाई हो रही है उसके कंटेक्स्ट में लिखा गया है कि, तो हम्म आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी पड़ा है हमारे पास, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। तो ये मनुष्य जो कबाड़ी है, ये मेरी दादी दादा सब मुझे कहा करते थे कि तेरा बाप भी कबाड़ी था, तू भी कबाड़ी है। क्योंकि हम इकट्ठा करते रहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं चीजों को। हम मतलब बतौर इंसान ही, ये हमारी सेंटिमेंटैलिटी उसे, बहुत सारी चीजें जो बेकार हो चुकी हैं, कोई पुराने प्रेम पत्र हैं या कोई पुराना हेयर बैंड है या कुछ भी है, कमीज है फट चुकी पुरानी हो चुकी, उसे हम संभाल संभाल के रखते जाते हैं। और वो घरों में, खैर वो इस उपन्यास से अलग बात है, लेकिन इसी बात से मैं ये थोड़ा सा, मुझे अभी पिछले आधे घंटे की जो डिस्कशन आपकी मेरी हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो श्रोता इसे बिना पढ़े सुन रहे होंगे उनके लिए शायद ये कोई बहुत ही सीरियस और बहुत ही ज्यादा ऐसे ना चोट करने वाला या सिर्फ मुद्दे की बात करने वाला उपन्यास ना लग जाए। तो ये कहानी के हम्म। रूप में ही होता है धीरे धीरे, और बड़ा एक एक शैली बड़ी अलग है इसकी, जिसमें आप जब पढ़ते जाते हैं तो आपको आनंद भी आ रहा है। उसको पढ़ने का जो आनंद है, अपने साथ बैठ के उसे अकेले में पढ़ने का जो आनंद है, वो भी भरपूर मुझे मिला इसमें। ह्यूमर वाकई भी मिला। जितना जितना गंभीर जिन गंभीर विषयों को उठाता है, उतनी गंभीरता से उपन्यास अपने साथ लेकर हमें चलता नहीं। वो बहुत ही हल्के ढंग से और बहुत ही मतलब ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि अरे नहीं मुझे अब रुक जाना चाहिए, मुझसे ये उपन्यास पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं इतनी हम्म हैवी बातें नहीं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। वो वही बड़ी ही सहज उन्हीं बातों में उन्हीं भाषा में हमारे सामने है, जिन भाषा में हमारे आसपास की स्त्रियां अपनी आप बीती किसी भी इंसान को या वो खुद से भी जब बातें करती हैं, वो उस जिस भाषा में बताएंगे उसी भाषा में हमारे सामने आया। तो बिल्कुल। दिलचस्प भी है और भाषा भी। अच्छा, जैसे तुमने इस चीज को कहा थोड़ा फॉर्मेट पे ध्यान दिया, तो मैं आता हूँ इस चीज पर ही कि उपन्यास में दो कहानियां हैं और एक फॉर्मेट है। इसको हम रिवील नहीं करते हैं कि वो किस फॉर्मेट में वो कहानियां चलती हैं। दो कहानियां हैं जो समानांतर हैं लेकिन फिर भी समानांतर नहीं है, दोनों साथ चलती हैं। तो मैं सहज इस बारे में थोड़ा बताओ कि इस उपन्यास में दो कहानियों ने अपना रास्ता कैसे बनाया। ये इसका क्या एक स्रोत हो सकता है कि अच्छा दो कहानियां हमें लेकर आनी है। और एक तो ये, और दूसरा ये कि जो दो कहानियां थी वो कहाँ समान तुम्हें लगी, कहाँ भिन्न लगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम्म। और दूसरी बात, आप उसका स्रोत पूछ रहे हैं, पर मैं तो शायद इम्पैक्ट बताने में ज्यादा कुशल हो हाँ हाँ सकूं कि हाँ, हाँ। मतलब मुझ पर इम्पैक्ट क्या हुआ दो कहानियां पढ़ने का। तो हम्म डेफिनेटली आप फर्क ढूंढने लगते हैं कि दोनों में कहाँ कहाँ अंतर आ रहा है और कहाँ कहाँ एक एक समान चल रही हैं। तो एक तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा कोई अलग क्लास की बात नहीं हुई दोनों कहानियों हम्म में, जो कि एक पॉसिबिलिटी थी इस एक्सपेरिमेंट के साथ कि आप दो बहुत ही अलग क्लास या कास्ट को उठा के रख सकते थे हम्म कंट्रास्ट में, लेकिन फिर वो हो सकता था कि सिर्फ कंट्रास्ट की स्टोरी बन जाती। तो हम्म वैसा तो नहीं हुआ। उसके अलावा दोनों के पति बड़े सिमिलर थे,
किसी ना किसी रिलेशन में दोनों के पति बड़े सिमिलर थे, जो कहीं ना कहीं किसी एक एक के पति की तो बैक स्टोरी भी दी गई है कि वो दब्बू डरपोक था तो कैसे बना, और दूसरे का पति जो है वो काम नहीं करके राजी, वो जहां भी कुछ काम उसे मिलता है वो छोड़ के आ जाता है। और फिर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स, सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम्स दोनों की लाइफ में बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। हेल्थ की प्रॉब्लम्स दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो कहीं मैं तो बीच में ये भी सोचने लगा था कि ऐसा ना हो कि ये एक ही पात्र जैसा वो वाला एक्सपेरिमेंट ना हो कि बाइपोलर है और एक ही औरत दो दो कहानियां जी रही है, तो कंफ्यूज भी करके रखा कुछ देर के लिए। बल्कि शायद पहले 3-4 चैप्टर तो आपको पता ही नहीं चलता कि दो अलग कहानियां पढ़ रहे हो। फिर बाद में आपको अचानक से ध्यान आता है, और फिर मेरे साथ तो ये होता है कि मेरी उत्सुकता बढ़ जाती है उसे पढ़ने की, कि अच्छा अच्छा अच्छा, वो ये हुआ था, वो हुआ था। बहुत सारी रियलाइजेशन एक साथ ढलती हैं आप पर जब। तो जहाँ अलग थी वहां मैं बहुत ज्यादा नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। आप मेरी मदद करेंगे इसमें कि अलग हाँ कहाँ हाँ हाँ सिमिलर हाँ। होने के कारण ये तो आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर तबके और एक तरह के सिस्टम से निकली हुई औरतों की सिमिलर प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो बहुत अच्छे से इम्पैक्ट हो गई। मतलब आपके मेरे अंदर तो घर कर गई कि हाँ ये तो होना ही है, ये बड़ा रियल है। लेकिन क्या अलग था दोनों में। हाँ, जैसे फॉर्मेट की बात की तो मैं भी बताऊं कि मुझे फोर्थ चैप्टर जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि अच्छा ये फॉर्मेट चल रहा है, क्योंकि आप ना शुरू के 1-2 चैप्टर में ये सिर्फ पहचान ही रहे होते हो, अच्छा इस उपन्यास का नायक या नायिका कौन होगी, कौन हाँ हाँ अपने बारे में बात करने वाला है, कौन आगे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर आगे मीना के बाद ये आता है जब निवेदिता बात करती हैं तो उनके सामने एक पात्र रहता है जिनका नाम नीना है। तो वो बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया मेरे लिए कि अच्छा अभी पहले निवेदिता थी फिर मीना है, अच्छा अब नीना आ गई है। मैंने कहीं नीना को मीना तो नहीं पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में, तो वो हुआ, लेकिन फिर चौथे चैप्टर से जब चीजें पता चली कि ये इस तरह से चल रही हैं तो वो साफ होती चली गई। अब मुझे जो बिल्कुल समानता तो देखो, आई थिंक कदम कदम पर है। तुमने जैसे बताया कि उनके चैलेंजेस बहुत लेवल पे समान थे, उनके पतियों के जो चैलेंजेस थे, उनके परिवार के चैलेंजेस, उनके सेक्सुअलिटी के चैलेंजेस, और इवन तरह से और भी कई समानताएं होंगी जो भिन्नता लगी, लेकिन फिर भी। और ये जो दो कहानियों की मांग है वो शायद कहाँ से आ रही है, मुझे इनके प्रोफेशन में वो अंतर या इसके प्रोफेशन में वो रीजन दिखता है। हाँ। एक प्रोफेशन है जो कि अध्यापिका है, और एक प्रोफेशन है जो ब्यूटिशियन है। आप देखो हमारे आसपास के समाज, हमारे घरों में लड़कों की शादियों की बात होती है तो चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो ज्यादातर जब पढ़ी लिखी और जॉब करती लड़कियों की मांग वो रखते हैं अपने सामने कि हाँ हमें तो जॉब करती हुई लड़की चाहिए, और हम तो बड़े इंडिपेंडेंट विचारों, मतलब लड़कियों को पसंद करते हैं, बड़े खुले विचारों से हैं। लेकिन उसमें भी जो एक प्रोफेशन प्रिफर्ड है उन लोगों का वो है टीचिंग का। और वो इसलिए है कि टीचिंग में उनका मानना है कि टीचिंग कोई फुल टाइम ऐसा बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेती। आप सुबह 7 बजे जाओ और 12-1 बजे तक अपना टीचिंग करके वापस आ जाओ, 12-1 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और उसके बाद आप अपना घर और बच्चों सबको संभाल सकते हैं। तो ये जो जहाँ ये स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़कियों से शादी करने की बात होती है, वहां भी इन लोगों का एक क्लॉज ये होता है। तो ये बड़ा एक प्रेफर्ड और बड़ा पॉपुलर प्रोफेशन है हमारे समाज की बहुओं की मांग में। और दूसरा एक ब्यूटिशियन है जो कि मैं बताऊं कि जिसको बहुत अच्छे नजर से हमारे घरों में नहीं देखा जाता। हम्म। लगता है कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता, पहली बात तो सजा श्रृंगार भी हमारे घरों में सिर्फ उतना ही देखा जाता है कि अच्छा खुद सीख लो, आप कर लो, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर में आप सिर्फ शादियों में जा रहे हो, मतलब मैं एक ढर्रा बता रहा हूँ जिस तरह का है। और हम्म। जो जो मतलब वो जो बाजार में, अब आप ये देखो ना कि ऐसे कौन से और प्रोफेशंस हैं जो कि बाजार में एक शॉप में, एक दुकान में, एक शोरूम में खुलकर जो कि स्त्रियां चला रही हैं। आई थिंक ये उन रेयर प्रोफेशंस में से है जो बुटीक के हो सकते हैं प्रोफेशंस। और हम्म। और ब्यूटिशियंस का जो है वो प्रोफेशन है, और बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे क्यों वो अच्छे अच्छे रूप में नहीं देखा जाता, इसके भी हिंट इस उपन्यास में हमें कहीं ना कहीं मिल रहे हाँ, थे। काफी सारे हैं बिल्कुल। अब जो आप कह रहे हो तो ये सारी बातें खुल के आ रही हैं। बल्कि ये पंक्ति भी है जो आपने कहा कि जब वो कुछ और नहीं कर पाते तो वैश्यावृत्ति ना करने की एवज में ये कर लेती हैं। हाँ हाँ और हाँ, बिल्कुल, ऐसा राइट कुछ राइट। है तो ये बात बड़ी, हाँ, ये उन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ड्रॉ कर रही है। लेकिन
एक एक बड़ी समानता ये भी बन के आती है सामने कि दोनों को ना कुछ हद तक क्लैरिटी है कि मुझे जो ये समाज थाली में परोस रहा है मुझे वही नहीं खाना है, उससे बढ़ के कुछ है मेरे लिए। जो कुछ जैसा है, जैसा चल रहा है या जैसा चलने को मुझे कहा जा रहा है सीधी लकीर पे, मुझे वैसे ही नहीं चलना है। तो दोनों में एक बड़ी समानता बन के ये सामने आती है कि वो बगावत करती हैं, भले अपने घरों में करें या घर के बाहर करें, सिस्टम से करें या फिर अपने अपने प्रोफेशन से करें, और हाँ। बढ़ने की, तरक्की की चाह भी दोनों रखती हैं। बिल्कुल। और शायद ये दो कहानियों का कहने का जो उद्देश्य है वो शायद यही मेरे हिसाब से रहा कि देखो, एक तरह से फिर भी निवेदिता और मीना के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें एक थोड़ा सा कंट्रास्ट ये भी दिखता है कि जो मीना है उसको शुरू से ये स्थापित किया गया है कि तो अच्छा, मीना तो किसी की सुनती नहीं है। उनको, उसका जो हम्म। पति है जगजीत, वो हमेशा ये बातें दोहराता रहता है कि अच्छा, मीना ने कब किसकी सुनी है, मीना ने किसकी कब परवाह की है, मीना आज ऐसी क्यों कमजोर। अब वो किस सेंस में कह रहा है, वो उसके सेंस हमेशा अलग अलग बदले हैं। वो ये भी कहता है कि तुमने आज तक कौन सी बात मानी है जो आज मान लोगी। इस तरह भी बात करता है, और इस तरह भी बात करता है कि तुम दुनिया की क्यों चिंता करती हो आज, क्योंकि तुमने तो कभी दुनिया की चिंता की नहीं है, तुम तो एक स्ट्रांग वुमन हो, बड़ी मजबूत स्त्री हो तुम तो तुम क्यों चिंता करती हो। जबकि निवेदिता के इस तरह की बातें उनके परिवार में, उसके आसपास नहीं सुनने को मिली। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जो दो, वही मैंने बताया कि एक प्रोफेशन जिसको कि बड़े आदर से देखा जाता है या फिर जिसको स्वीकार, जो सबसे ज्यादा स्वीकार्य है, और एक प्रोफेशन जो स्वीकार्य नहीं है, जिसमें कि काम करती हुई स्त्रियों को ही शायद हमारा समाज दो बिल्कुल अलग अलग नजरों से ही देखता है। तो यही बताया कि जो ये जो आजादी की बात है और ये जो घुटन की बात है, ये किसी एक स्त्री तक सीमित नहीं है, ये समाज के हर तबके, हर प्रोफेशन में फैला हुआ है। तीसरी एक ये भी चीज थी, एक अंतर मुझे जो दिखा फिर वही बात के, क्योंकि ये उसके उसको विस्तार दे रहा है कि तीसरी ये भी बात की, मीना का जो परिवार है वो भरा पूरा परिवार, उनके यहाँ आई थिंक दादी है, दादा तो शायद नहीं है ना, दादा भी हैं। कहीं एक जगह जिक्र तो है, पर वो उस तो समय है या नहीं है जब हाँ। कहानी चली, बिकॉज हाँ, कहानी आगे पीछे भी लेके जाती है आपको कई बार, तो आगे कहीं नहीं पीछे भी लिख पता। जाती है। हाँ, तीन बच्चे हैं और पति हैं, और फिर उसके पूरे घर में आप देखो कि उस उनके मायके में भी उसके उसके हाँ, मम्मी उसकी पापा हैं, अपनी भी उसके दो दो बहनें हैं, माँ बाप हैं। उनके उनके पति हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं हर चीज के बारे में। दूसरी तरफ निवेदिता का शायद एक बैकग्राउंड इस तरह का नहीं दिखाया, बड़ी शायद न्यूक्लियर फैमिली, उसके घर में भी कौन कौन है, उसके पति और आयुष जो उनका बेटा है, उनके हम्म। अलावा आई थिंक वो हमारे सामने नहीं आया। तो वो भी एक विस्तार देता है कि वो हर तरह की स्त्री इस चीज को सामना करती है। सेकेंडली, तुम देखो तो जो निवेदिता जहाँ काम करती है, वो शुरू में आता है उपन्यास के कि अंबेडकर नगर के एक सरकारी स्कूल में काम करती है। तो वहां पर आप देखो जिन इस लड़कियों को वो पढ़ा रही हैं, और वहां पर जो लड़कियां काम कर रही हैं, जो कि लड़कियां ऐसी हैं कि बहुत सहमी हुई और पत्थर बनी हुई है, कि जब वो उसने उसकी आंखें थोड़ी सी कुछ हरकत हुई तो उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया कि कोमा में पड़े पेशेंट की बॉडी में हरकत हो गई, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए। तो वो उस तरह का, और वो भी सरकारी स्कूल भी एक सुधार गृह की तरह है, उन्होंने ये कहा था। हम्म। और तो जहाँ वहाँ, लड़कियां अक्सर 9वीं 10वीं तक छोड़ जाती हैं, बहुत ही कम पहुंचती हैं। हाँ, और वो क्यों छोड़ जाती होंगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर है, वो एक गरीब तबके से आ रही है, जहाँ की परिवारों में लड़कियां नहीं पढ़ने दी जाती हैं, या फिर नहीं वो पढ़ पाती। हम्म। इवन इससे मुझे एक चीज और याद आई, जब ये मैं पढ़ा कि सरकारी स्कूल एक अजीब सा सुधार गृह था, और बाद में जाके, ये तो निवेदिता के कहानी में चल रहा था, और बाद में जाके आप देखो कि एक सीन आता है जहाँ की जगजीत और मीना बात कर रहे हैं, और जगजीत उनको पैर चौड़ाने पर टोकता है कि ऐसे पैर हाँ। चौड़ाकर आप क्यों सो रहे हो। तो मैं वही कह रहा था कि एक सरकारी स्कूल वहां है जहां निवेदिता इस बात से परेशान है कि इस सरकारी स्कूल को सुधार गृह क्यों बना दिया गया है, और वहीं पर मीना और जगजीत का जो बेडरूम है वो भी एक सुधार गृह के रूप में हमारे सामने आता है, जहाँ की एक पति अपनी पत्नी को सुधार रहा है कि वो सोए हम्म। इस सलीके से, उसको सोने का सलीका भी नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। पर अब आपने जिक्र किया क्योंकि इन बातों का, तो अ, मुझे तो मैं यहाँ वो कह दूं कि बहुत ही सुंदर लगे दोनों लोकेल्स जो उनके काम के हैं, यानी कि हम्म। मीना का पार्लर
उसकी अपनी छोटी छोटी सी जो इनसाइड जोक्स हैं, या उसके जो रिश्ते हैं, गजल जो उसकी सबॉर्डिनेट है, काम करती है उसके साथ लड़की, उसके साथ उसका जो रिश्ता बनता है वो बड़ा सुंदर है। और सिमिलरली इनका स्कूल, जिसने, जैसा मैंने कहा शुरू में, कि मेरी टीचरों के प्रति बड़ी इज्जत बढ़ा दी, कि टीचरें कितना काम करती हैं, और कितना आपको उस वक्त भी दिखता था कि हाँ बहुत काम है इनके सर पे, लेकिन फिर भी उस समय आप शायद उनके प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं इतने। वो किया थोड़ा सेंसिटाइज, और शायद कभी अगर अ, मेरे बच्चे हो और मैं उन्हें स्कूल भेज रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कोशिश करूँ कि किसी तरह से ये हो जाए। क्योंकि बच्चे बहुत जान, मतलब इसमें किताब में ही कहीं लिखा भी है कि बच्चे कितने इनोसेंट, ऐसा कुछ, मासूम शोषक होते हैं, ऐसा कुछ शब्द है, हाँ मासूम हाँ, टीनेजर। बिल्कुल मुझे तो याद है, इस तरह का बात थी उसमें। और इवन मैं आई थिंक जो मैं अगली बात करने वाला हूँ वो, तुमने जो बात यहाँ पर जिक्र की कि बच्चे एक तरह के मासूम शोषक होते हैं, हो सकता है इन वर्ड्स में वो उपन्यास में ना लिखा हो, लेकिन कुछ इसी तरह की इसी लाइन पे बात थी। तो मैं इसी से जुड़ते हुए बात बताना चाहता हूँ कि देखो, जैसे हमने कहीं कहा कि पुरुष और स्त्री का पाठ अलग होगा, और हम एक जो जिस गेज से लिखी जा रही है वो अलग है, इसी तरह से आई थिंक इसकी जो समीक्षाएं की जाती होंगी शायद वो भी अलग होंगी। मैंने थोड़ा गूगल किया तो मैंने दो तीन, तो एक कहीं पर जहाँ इस किताब के बारे में लिखा हुआ है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो स्त्रियों के लिए कितनी जरूरी है। जैसे अनामिका ने लिखा कि सपनेली लड़कियों की एक कहानी है जिनका जो खिड़की से बाहर आकाश को ही ताकती रहती है, उनका जीवन नहीं कटता, उनको जीवन अपर्याप्त पड़ जाता है। लेकिन हाँ एक फिर मैंने देखा, इसकी समीक्षा का जो एक टाइटल था वो था अधूरी अधूरी हसरतों की बकेट लिस्ट करके कुछ था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा सहमत नहीं हो पाया। तो जो एक बेसिक मिनिमम, और जो जो बेसिकली बराबरी की बात है, जो स्वतंत्रता की बात है, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, घूमने की, जाने की, अपनी जिंदगी बिताने की, आ, उस स्वतंत्रता, उस आजादी की मांग को, जो मैं चाहे वो अधूरी ही हो, मैं हसरत शब्द के हसरत समकक्ष नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं रख बिल्कुल। पाया, नहीं रख पाया। तो मैं हम्म, इसी बात से एक दूसरी इसी से बात पे आता हूँ कि जब हम ऐसे उपन्यास पढ़ते हैं तो हम वही बात करते हैं कि घर में आजादी नहीं मिल रही है, या सपने नहीं देख पा रहे हैं, या ससुराल तक जो चीजें सीमित हो जाती हैं, और जो जो चीजें शायद, जिन चीजों को हमारा जो पुरुष वर्ग है वो वैलिड मान लेता है, हमारा समाज वैलिड मान लेता है और कहता है कि हाँ गलत तो हुआ है, नहीं इसके बारे में कुछ होना चाहिए। लेकिन ये उपन्यास उन चीजों से और दो कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जो चीजें मुझे दिखी, एक वही कि बच्चों के बारे में, बच्चों का इतना अच्छा रोल इसमें, सिर्फ मतलब नरेटर ही बच्चों की बात कर रहा है, और लेकिन इतना अच्छा रोल है कि बच्चे कहाँ कहाँ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा ये कि उन स्त्रियों के पांव की बेड़ी बनकर यहाँ पर हमारे सामने नजर आते हैं। दूसरा जो और एक बनाया जाता है ना, मतलब बनाया जाता, हाँ हाँ, बड़ी कॉमन सी बात है ना कि कौन सी पता नहीं शॉर्ट फिल्म है पीछे या कुछ है, जिसमें वो आदमी आदमी को ही सुला दे रहा है कि बच्चे क्यों नहीं कर रहा, तू भाग जाएगी तेरी बीवी। यानी कि वो बच्चे वो एक करोगे टूल तो है, हाँ, टिकी रहेगी वो सारी जिंदगी रहेगी उन्हीं के शायद, सहारे। वो एक टूल है। तो उस पर वो बहुत बात करता है, जैसे चाहे वो निवेदिता का अबॉर्शन हो, या फिर मीना जिस तरह से अपने बच्चों की बात करती है कि कहीं जो उनकी बड़ी बेटी है वो ये तो नहीं सोचने लग जाएगी, या सपनों में जिस तरह से अपनी बेटी और उन सब चीजों को वो देखती है। और या फिर उस तरह का कि आयुध सोने नहीं दे रहा है, और अच्छा वो सो रहा है, वो भूखा है, लेकिन मैं उसको जगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये जो एकांत है ये मुझे कभी नहीं मिलता। जब वो उठेगा तो मैं उसको बहुत प्यार करूंगी और बहुत सारा खिलाऊंगी, लेकिन अगर अब वो सो रहा है और मुझे एकांत मिल रहा है तो मेरे लिए एकांत बहुत प्यारा है। ये हमारे, मुझे लगता है कि बराबरी की बात स्वीकार कर दी जाती है, लेकिन जब आप अपने परिवारों में बैठकर ये बात कहेंगे ना कि नहीं भूखा बच्चा सो गया, तो ये चीज स्वीकार नहीं की जाती, और बहुत ही उल्टी सीधी बातें गलती बोली औरत की निकाली जाएगी, बिल्कुल। और निकाली जाती मीना का जो सारा ढांचा है परिवार का, उसमें एक दादी है, एक पति है, और तीन बच्चे हैं। कमाने वाला आदमी, यहाँ पर कमाने वाला मेंबर पति नहीं है, पत्नी ही है। वही पार्लर चला रही है, वही कमा रही है, पति कोई काम नहीं करता है। फिर भी घर का सारा काम भी वही करती है। बार 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 इस बात को हाईलाइट भी किया जाता है, अलग अलग जगह पर हम नाटक करते रहे हैं इस पर। लेकिन मैं मैं तो इसके बेसिक्स पे ही इतना ज्यादा हैरान हूँ, इतनी इतनी ज्यादा दुखद बात है ये, कि कोई कैसे, इतनी बेसिक सी चीज है कि अगर आपकी पत्नी काम कर रही है और आप घर पे बैठे हैं, तो आप खाना तो बनाना सीख लें।
या आप बच्चों को तो खिलाना सीख लें। कोई तो जेंडर रोल रिवर्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदमी जो है वो औरत का रोल, मतलब जो उसके दिमाग में औरत का रोल है उसको भी लेके तैयार नहीं है। और सिमिलरली ये दूसरे की कहानी में जहां बात आती है, जहां वो उसको कहती है वेसेक्टॉमी कराने के लिए, वो कहता है कि और कुछ भी करा लो, ये मत कराओ, ये मतलब मेरी कराओ। मर्दानगी पे वो ना आ जाए। अरे भाई। और जबकि ऐसी वो एक हम्म, ये शब्द तुमने कि हम कितना सुनते हैं अपने समाज में, बिल्कुल ना के बराबर, पता ही नहीं वैसेक्टोमी होती क्या है, क्या मतलब इसको इससे कराने से होगा क्या, ये किस तरह का ऑपरेशन है, किस तरह का एक प्रोसीजर है, ये इस पर एग्जैक्टली। बात ही नहीं होती कुछ। और ये बात थी। और सेकंडली जो मैं एक बात बताने वाला था कि जो बच्चों जी का जी। जो एक रोल है वो बड़े अलग तरीके से आया, और जो स्त्री की देह है, उसकी बॉडी है, आई थिंक वो भी बिल्कुल सुजाता ने, मुझे लगा कि बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों से भी जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो बिल्कुल सामने आई। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा था कि जाने कौन सा आश्वासन था जो मेरी देह में तलाशना चाहता था। तो एक उस देह को भी कैसे टूल बनाया जाता है, और कैसे सच में सच में। जो भी सारे प्रेगनेंसी के जो डिस्क्रिप्शंस थे। बिल्कुल, मैं उस पे भी आना चाह रहा था, प्रेगनेंसी वाली बात पे, बिकॉज वही जो सिजेरियन बर्थ होता है वो औरत को कितना ज्यादा कष्टदायी है। दूसरा भी मतलब बर्थ देना ही अपने आप में कितना कष्टदायी काम है, उस पे जितनी बात की जाए कम है। मुझे ना कहीं वो पढ़ते समय फ्रेंड्स भी याद आ रहा था। हम्म। और फ्रेंड्स में कितने सारे आप सीक्वेंस देखते हैं, कितने सारे एपिसोड्स में कोई एक लड़की उनमें से प्रेग्नेंट है, और कैसे सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और कितना अच्छा वो समय एक बनाया गया है। और फिर आप इस किताब में जो जिस तरह से वो चल रहा है, पहली बात तो वो लड़की खुद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, उसकी मर्जी के खिलाफ वो हो जाती है। और फिर वो उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है कहीं से, कुछ इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं है जिससे वो उसके लिए जरा सा भी आसान हो जाए। जितना वो ऑलरेडी मुश्किल है, उससे जरा सा कुछ उसको रिलीफ मिले, वैसा ना उसका स्कूल उसे वो दे रहा है, ना उसका। बल्कि ये बात कितनी हैरानी की है कि कुछ प्राइवेट स्कूल पहले से लिखवा लेते हैं कि आप फैमिली वे में नहीं जाएंगी, वरना आपको नौकरी से रिलीव कर दिया जाएगा। मैंने ये कितना। कॉर्पोरेट जॉब्स में मैंने ऐसी ऐसी कंपनियां देखी हैं जो कि जैसे ही कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है वो उनसे रेजिग्नेशन ले लेते हैं। आप ये सोचिए कि ये 2020-21 में मैं अपने दोस्तों से सुनता हुआ आ रहा हूँ। मतलब आज हम्म, की बात है, कोई बहुत पहले की बात नहीं है, और ये कोई गांव या जिसे हम कह देते हैं कि जो देहात है उसकी कोई हाँ बात हाँ, नहीं है, ये कॉर्पोरेट दिल्ली। मतलब एपिटोम ऑफ कैपिटल हाँ। वेस्टर्न कल्चर। हाँ। तो ये एक चीज थी। दूसरा, ये जो पति पति का जो अपने जब हम इसके अंत में बात करेंगे तब आएंगे उस चीज पर, लेकिन जो पति पत्नी का अपने पति के घर चले जाना, जिसे रीलोकेलिटी कहते हैं इंग्लिश में, वो हम्म। चीज, जो चीजें बेसिकली स्त्रियों को अपने मन के फैसले लेने से रोक, चीजों को मुझे लगता है कि सुजाता ने बहुत ही स्पष्ट और प्रमाणिक रूप से हमारे सामने रखा, बिना किसी झिझक के। और ये पढ़ना मेरे लिए तो बहुत सुखद था। अम, बिल्कुल। साथ ही भैया एक मतलब शाउट आउट टू अनुप्रिया जिन्होंने इसका कवर डिजाइन किया है। क्योंकि हम्म। जब हम वो दो कहानियों की बात कर रहे थे, तब मैं बार बार कवर को देख रहा था, और पूरी किताब पढ़ते समय भी वो अनुभव रहता ही है हाँ हाँ। कि किंडल पढ़ने वालों के पास नहीं होता, लेकिन मेरे पास था कि मैं 1/2 का जो कवर है उसको बार बार निहार रहा था कि कितना सुंदर और कितना ज्यादा एप्ट, और हिंदी में कितनी कमी है ऐसे सुंदर कवर्स की। हम हर बार ये कहते भी हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन कवर है। दो जो भी आप गूगल करके देखें, जो भी सुन रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ इससे। और अब खैर ये कमी थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है। अब मुझे अच्छा लगता है कि प्रकाशक अब थोड़ा सा क्रिएटिव होते जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कवर वो निकाल कर हाँ। ला रहे हैं। हम्म। खैर, आगे अब बात करते हैं इसकी भाषा और जो स्टाइल है लिखने का, उसमें तुम्हें कुछ ऐसा लगा? मुझे तो यार, जैसे अनामिका की भूमिका में उन्होंने इस भाषा को इको फेमिनिस्ट भाषा कहा है, जो कि वही इको फेमिनिज्म से जुड़ता है जो कि पिछले पॉडकास्ट में तुमने और शेरनी शिवानी में भी बात बात हुई थी में जी। बात हुई। एक वो कितना मुझे सुंदर लगा, वो प्यारा लगा। और साथ ही साथ फिर वही एक वो सैड भी है काफी कि जब उस उपन्यास के शुरू में आता है कि वो आदमी आता है और वो सृष्टि की शुरुआत की जब बात करता है, तो खुदा ने कहा था कुन, कहा हाँ। होगा। तो सुजाता कहती हैं, या फिर वो जो निवेदिता कहती हैं कि कुन के साथ उसने ये भी कहा होगा कि पेंडुलम हो जाए स्त्री। हम्म। तो वो, आई थिंक वो सीधा, आई थिंक जो इको फेमिनिस्ट भाषा की बात जो अनामिका जी ने की, वो शायद सीधा वहीं से जुड़ रही है। हम्म।
और कुछ इसमें तुम्हें कुछ खास लगा हो, तुम्हें अच्छा लगा हो, उसके बारे में मैं बताना तो या फिर। वही फिर किताब की शुरुआत में जाऊंगा, जहां पर जैसे अगर तो आप किसी भी इंट्रोडक्शन के साथ किताब में घुसते हैं, मतलब मैं पर्सनली पसंद करता हूँ कि कोई ट्रेलर ना हो मेरे पास, कोई इंट्रोडक्शन ना हो, पीछे भी जो लिखा है किताब के वो ना पढूं मैं, और सीधा हम्म। किताब में घुसूं। तो वो जो शुरुआत के 5 7 10 पेज थे वो कुछ कुछ हद तक मुश्किल भी थे। कुछ हद तक हम्म। ऐसा था कि अच्छा ये किताब मुझसे एफर्ट मांग रही है, तो मुझे थोड़ा हम्म। मजा आने लगता है कि हाँ चलो मैं एफर्ट करता हूँ, फिर इसे पढ़ने में ध्यान लगाता हूँ, हर बात को, जो लंबे वाक्य हैं उसे भी पूरे एक साथ उस तरह से पढ़ने की कोशिश करता हूँ जैसा कि लिखा गया है। तो मुझे शैली मजेदार लिखी लगी, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि कुछ हद तक ऐसा कोई भी नया प्रयोग मेरे सामने आता है तो मुझे मजा ही आता है उसमें। और फिर जो फॉर्मेट है, दो कहानियां किस तरह से अलग अलग कही जा रही हैं, जिस तरह के टाइटल हर चैप्टर को दिए जा रहे हैं, मुझे तो सब चीजों में काफी मजा आ रहा था। सिर्फ शिकायत मेरी वहां रह गई कि जहाँ इतना नया प्रयोग कोई भी कर रहा होता है, तो वहां हम्म। आपको एडिटिंग अच्छी चाहिए, आपके कहीं कॉमा गलत ना लग जाएं, फुल स्टॉप जो पूर्ण विराम गलत ना लग जाएं, वो फिर फ्लो खराब करते हैं आपका, या स्पेलिंग मिस्टेक ही फ्लो खराब करती हैं। तो वो कुछ कमी के प्रकाशकों की तरफ से, या जो भी एडिटर रहे, मुझे नहीं पता प्रिंटिंग एरर रहा या जो भी रहा, पर वो कहीं कहीं फ्लो खराब किया मेरा। बाकी मुझे मजा आया। हाँ, मुझे भी वो बड़ा मजा आया। और जो डिस्क्रिप्शन से, जो खासतौर से जो आई थिंक मीना के जो मीना ने जो डिस्क्रिप्शन थोड़े दिए अपने जो प्रेम के क्षणों के, जो बड़ी अलंकृत सी भाषा थी। बल्कि मैं एक जगह तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छा, सिल्विया प्लाथ की जो कविताएं हैं वो तो निवेदिता पढ़ रही हैं, लेकिन हम्म। उन कविताओं की भाषा में बातें मीना कर रही हैं जब वो अबीर के बिना साथ हैं। करके। तो वो मेरे हम्म। लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा, देखो उसको कमी की तरह तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो चीज मैंने नोटिस की कि वो अलंकृत सी भाषा, और मैं थोड़ा कहीं कहीं पुट ऑफ भी हुआ, मुझे ऐसा लगा उसी भाषा से भी। क्योंकि जब बहुत ज्यादा मेटाफरिकल हो जाती हैं चीजें। क्योंकि ये पूरा उपन्यास ऐसा है जो आपको, जो आपने जो स्त्री, हमारे जो समाज में जो स्त्री हैं उनके यथार्थ से ऐसे बांध के रखता है पूरा उपन्यास। और जब वहां पर कुछ ऐसी भाषा आ जाती है अलंकृत, जो कि मैं निवेदिता के कैरेक्टर से तो शायद एक्सपेक्ट करूंगा, मीना के कैरेक्टर से शायद एक्सपेक्ट ना करूंगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं, और हमने अभी किताब पढ़कर खत्म भी की है। तो हो सकता है आगे हम जब सोचें इस बात, तो और शायद कुछ बातें ध्यान में आए। लेकिन पढ़ने में मुझे भी बड़ा मजा आया। और ये कमी तो खलती है भैया, जो इंटीमेसी को जिस तरीके से भी आप दिखाएं, हम्म। वो इंग्लिश और हिंदी का एक बड़ा जो एक गैप उनके बीच में पैदा करती है, वो शायद इस एक मतलब वही हम कई बार ये बात कर चुके हैं, फिर से शायद शायद किसी पिछले पॉडकास्ट में भी हो के जा चुकी हो, लेकिन हिंदी में हम वो बातों को सीधा कहने से हिचकते क्यों हैं, वो भी किताब में। अ, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि स्क्रीन पे आप एज इट इज सब कुछ ना दिखाना चाहते हो, बहुत सारी फिल्मों से वो भी आजकल हो गया है, और पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वगैरह। लेकिन कुछ बातें हैं जो अंग्रेजी में बड़ा आसान है कहना। और आई थिंक सहज, ये शायद ये भी होता है कि वो जो क्षण आ रहे हैं, जिनका आप विवरण दे रहे हैं, वो किसी एक घटना के रूप में आ रहे हैं, या आई थिंक एक अनुभव के रूप में आ रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दो स्त्रियां हैं और उनके सेक्सुअल प्यार बनाया गया, और उनको वो सेक्सुअल फ्रीडम है भी नहीं, और उनके जो उन्होंने जो पति, अब जैसे मीना ने एक जगह कहा कि मैंने अपने आप को निर्वस्त्र शादी के 15 साल बाद देखा, और मैं हम्म। देखा और मैं देखती रह गई। तो आई थिंक ये शायद उस अनुभव की जो तीव्रता थी ना, भाषा भी शायद वहां से आ रही है। अगर जैसे, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन शायद वो कहते हैं कि आपकी जो कथ्य होता है ना, वही आपकी भाषा साथ में लेकर आता है, वो किस भाषा में कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो अनुभव जो रहा मीना का अबीर के साथ, उस अनुभव को जिस तरह से बयान करना चाहती थी, वो शायद भाषा वहां पर वो उसने थोड़ा प्रभावित किया उसको। बेशक बेशक नहीं, और वो बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई दो राय बहुत। नहीं। हाँ हाँ, बहुत। यही चीजें आप मतलब आप
किसी और का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, विनोद कुमार शुक्ल का जो हाँ दीवार में खिड़की में है, वो बड़ा अलग है हाँ और वो बड़ा सुंदर है। लेकिन हिंदी में उसे मेटाफोर से हट के सीधे तौर पे कब कहा जाएगा, मैं उसका इंतजार थोड़ा सा करता हूँ। हाँ। और मैं वो इस अश्लील उपन्यास कब के नहीं लगेगा। इस उपन्यास की बात मैं ना भी करूं तो मैं बिल्कुल तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि उन चीजों का डिस्क्रिप्शन और अच्छे तरीके से, जिसको अश्लील ना कहा जाए और लेकिन फिर भी उस चीज से कोई शर्म ना रख, उसका एक हम्म। पैटर्न हमें बनना चाहिए। चलो खैर, अब हम थोड़ा सा अब अंतिम विषय पर, अंतिम सवाल पर पहुंचना चाहिए, और इसका अंतिम सवाल मैं इसके अंत को ही रखना चाहूंगा। मैंने हाल ही में शायद पढ़ा था कहीं कि उसमें लिखा था कि आपकी कहानी का अंत ही के प्रति आपका नजरिया सुनिश्चित करता है। तो मैं ये वाह। कहना चाहूंगा कि अंत में जो जो इन दोनों कहानियों का अंत हुआ, अब यहाँ पर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसमें क्योंकि कहानी दो हैं, तो इसके अंत भी लगभग दो हैं कह सकते हैं। जुड़े हुए भी हैं, लेकिन दो हैं अंत जो देखा जा सकता है। लेकिन जैसे एक कहानी संग्रह में अलग अलग कहानियां होती हैं, और उन वो कहानियां कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चलती हैं। खत्म हुई, दूसरी कहानी पढ़ी, खत्म हुई, फिर तीसरी कहानी पढ़ी, और उनके सबके विषय अलग होते हैं, और उनके अंत का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये कोई कहानी संग्रह नहीं था, ये दो साथ साथ चलती हैं, और देखा जाए तो एक दूसरे की मिरर इमेज भी है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी इन दोनों के अंत अलग थे। और ये जो अलग अंत हैं उसके बारे में तुम कुछ कहना चाहो, और उस लेखिका का कोई नजरिया या उसकी झलक हमें सामने दिखती हो। एक तो चाहे कितना ही मतलब मेरी वाह निकली हो उस बात पर कि आपका अंत, अ, आपकी कहानी का अंत दुनिया के प्रति आपका नजरिया निर्धारित करता है, हम्म। पर मैं उससे शायद सीधे तौर पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे लिए हम्म। किसी भी कहानी या अ, फिल्म का या नाटक का अंत याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पता नहीं क्यों। पर मैं अक्सर हम्म। कहानी पढ़ते ही उसका अंत भूल जाता हूँ। मेरे लिए एक्सपीरियंस बड़ा रह जाता है। और इस कहानी में हाँ, ये तो है कि आप अंत का इंतजार कर रहे थे उसे एक्सपीरियंस करते हुए भी, लेकिन फिर भी जब अंत हुआ तो शायद मुझे उसके मतलब 10-12 पन्ने पहले ही वो एक चीज तो दिख गई थी कि हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, वो दोनों मिल जाएंगी अंत में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, शायद बात करें शायद ना करें। तो वो दोनों मिलती हैं। उनमें से एक फैसला करती है कि वो अब अलग हो चुकी है, वो खत लिख देती है, और वो अब मतलब साथ तो नहीं रह पाएगी अपने पति के। एक कांत ये है। और उसमें बड़े कुछ सुंदर चीजें, बड़ी ऐसा मैं कहूँ कि बड़ी स्ट्रांग चीजें उभर के आई उस किरदार के बारे में भी, लेखक के बारे में भी, लेखक के बिलीफ सिस्टम और उसके विचारधारा के बारे में भी। वो यही कि जिस वक्त पे, और मैंने ऐसे किरदार अपने आसपास भी देखे, अनुभव किए हैं, जिस वक्त पे आपका कोई एक किस्म का वो जो पोल खुली है, या जो भी किसी ने आपके मैसेजेस पढ़ लिए और ये बात खुल गई है कि आपका एक अफेयर है, उस हम्म। वक्त पे आप अपने पति के साथ नहीं भी रहना चाहते हैं, और उस वक्त पे हम्म। आप ये फैसला करें कि नहीं, लेकिन फिर भी वो जो जिसके साथ अफेयर है उसके पास भी नहीं जाना है, जबकि वो बड़ा आसान और शायद सही भी होता, शायद बड़ा नेचुरल होता कि अपने बच्चों को लेके उधर चले गए या अकेले उधर चले गए, और कम से कम कुछ समय के लिए वहां पे आराम किया, अपने मन को शांत किया। लेकिन उस वक्त का आपका वहां पे जाना कितना बड़ा मतलब वो भी अपने आप में एक स्टेटमेंट ये बन जाता है कि उसको छोड़ के उसके पास चले गए, या समाज के लिए हम्म। कुछ कहा जाता है तो वो समाज के लिए क्या बन जाता वो स्टेटमेंट, उसके भय से या उसको तोड़ने के लिए ही उन्होंने वैसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं मुझे उस चीज की मेरे लिए एक इज्जत सी रही। मतलब मैं ये नहीं कहता कि अगर अगर वो चली जाती तो इज्जत गिरती है, ऐसा कुछ भी होता। वो राइट भी राइट, नहीं बहुत ही मैं बिल्कुल, नाजुक। और आई थिंक सुजाता ने लिखा भी पात्र के जरिए कि मैंने उसे आई थिंक नोट भी किया था कि कोई झूठ है इसलिए मैं छुपाती हूँ, ऐसा नहीं है। दुनिया इसे हाँ सुनने के लिए तैयार ही नहीं, इससे यह छुपता है और फिर झूठ कहलाता है। हाँ, तो इनका तो अंत यही हुआ कि आखिर फिर इन्होंने फैसला किया कि ठीक है, उसके पास भी नहीं जाना है, और तुम फैसला करो, पति पे छोड़ दिया कि बच्चों का फैसला तुम करो, तुम मन बना लो अपना एक बार, फिर मैं वापस आऊंगी।
अभी तो मैं जा रही हूँ, और वो चली जाती हैं अपना सामान उठा के। और एक तरह से अपने मन में वो आजाद, उन्होंने फैसला कर लिया बहुत देर की गुलामी के बाद, या गुलामी नहीं, एक जो कैद में, एक घुटन में रहने के बाद फाइनली अपने आपको अपने मन से आजाद कर देने का फैसला कर लिया। दूसरी औरत कहीं ना कहीं एक छोटी सी ब्रेक पे है, जहां उसकी कहानी का हमारे सामने अंत हो रहा है। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कदम है उसके लिए, कि वो अपने घर से, जिसका पति उसको स्कूल ट्रिप पे भी ना जाने देता हो अकेले, और उसके घर में उसके बात पर भी उस बात पर भी कलेश होता हो, वो वो भी एक अकेले सोलो ट्रिप पर निकल जाए, 3 ही दिन के लिए सही, और वहां पर जाकर फिर वो ऐसी चीजें ट्राई करे जो उसने जीवन में कभी नहीं किया है। तो बड़ा सुंदर, मतलब, और अनएक्सपेक्टेड भी मैं तो कहूंगा कि किताब की जैसी टोन चलती रही गंभीर सी, उससे आपको कहीं ना कहीं एक वो था कि शायद एक बड़ा दुखांत होगा इस किताब का, लेकिन वो नहीं हुआ, तो प्लेजेंट सरप्राइज मेरे लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। और ये बात फिर मैंने कहा जरूर, लेकिन वही है कि लेखिका का नजरिया तो हमें सिर्फ अंत से नहीं, पूरी किताब में मिलता ही रहा। लेकिन साथ ही ये अ, किसी नजरिए को थोपने की कोई जल्दी या कोई अर्जेंसी या किसी तरह का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनाया उसको, कि नहीं मुझे कोई एक मेरा एक नजरिया है और मुझे उस अंत में उस नजरिए को दिखाना है। हाँ, बल्कि मुझे अपने बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाती चली हर हर हाँ हाँ। वाक्य में और कहीं ना कहीं। जो हमारे समाज में जो स्त्री जिन जटिलताओं का सामना करती हैं और जिन रिश्तों में वो बंध चुकी हैं, आई थिंक उसका एक बड़ा सच्चा और मैं कहूंगा कि मतलब बड़ा जेन्युइन मुझे वो दोनों अंत में वो मुझे कहीं ना कहीं दिखा। जहां निवेदिता का तो आप ये देखो कि उनका चैलेंज शायद वही था उस वक्त। आ, उनका चैलेंज उसी अपना जो एक ढर्रे की जो जिंदगी हो गई है, मैं थोड़ा बहुत जो अधूरी हसरत जो मैं देखूंगा वो शायद निवेदिता की जिंदगी में मैं शायद देख पाऊँ थोड़ा बहुत। तो वो जो तुमने कहा कि जो ब्रेक लेती हैं और जो जिस तरह से जाती हैं, और ये आई थिंक एक बड़ी बात है। हम अपने आसपास के घरों में जो मैंने देखा नहीं क्योंकि आसपास अपने ऐसा। दूसरी जो बात थी जहां पर जो बड़ी ज्वलंत सी चलती हुई आ रही थी स्टोरी मीना की शुरू से, उनका जो सवाल था वो बहुत एक बढ़िया कदम था। और जो जिस तरह से जो दो पत्र लिखती हैं वो, एक अबीर को और एक अपने पति को, वो पत्र बड़े सुंदर और बड़ी चीजें हमारे सामने निखार सी देते हैं। तो मुझे मुझे वो भी बड़ा सुंदर लगा। हाँ यार, किताब के छोटे छोटे अंश बहुत प्यारे हैं, और मैं अब जब अंत पे हम पहुंच गए हैं तो मैं पूरा एक आर्क अपने मन में बना रहा हूँ कि आ, वो भी कितना सुंदर है, किस तरह से कोई एक एक लंबी कहानी है जहाँ पे आप हर पल आप इनएडवर्टेंटली यू कीप एक्सपेक्टिंग कि अब ये हो जाएगा, अब तो यही होगा, इसके हाँ अलावा और क्या हो सकता है, लेकिन मीना हर बार वो टूटा। हर बार टूटा। हाँ हाँ, मीना की कहानी का जो अंत है वो फिर वही बात है कि एक कदम थोड़ा सा और आगे बढ़कर, कि जो जिस तरह से कहते हैं कि मैं ऐसे भटकना चाहती हूँ कि मतलब मैं वहां तक जाना चाहती हूँ जहां तक मुझे जहां जाकर मुझे ये यकीन हो जाए कि मैं एकदम अकेली हूँ, मैं यहाँ पर कोई और नहीं है। और हाँ उन दोनों के, जगजीत और अबीर के संदर्भ में वो एक बात कहती हैं कि मैं यार अपना जीवन किन्हीं दो लोगों के चयन की चुनौती के रूप में नहीं बिताना चाहती। एक एक हाँ वो चीज थी कि मैं क्यों, मुझे हमेशा हर बार कोई चुनना है, क्यों एक मर्द की जरूरत है। और फिर वही बात मैं दोबारा लेकर आऊंगा कि जो आ, आ, पितृसत्ता जो है उसका एक स्तंभ है पत्नी का अपने पति के घर चले जाना। तो अबीर से चाहे वो हम्म, कितना भी प्यार हो, हमने उनकी इंटीमेसी भी देखी, उनकी आपस में समझ जो है, और जिस तरह से वो बच्चों की तरह आपस में खेलते हैं, जिस तरह के क्षण बिताते हैं, और जिस आई थिंक उसमें विश्वास भी है, प्यार भी है, बचपना भी है, सब कुछ है। आई थिंक ऊपर सामने से हमें लगेगा कि अच्छा हाँ ये दो इंसान ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए एकदम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन वहां भी वो फिर साथ नहीं रहते हैं, वो सिर्फ उस स्टेटमेंट के लिए कि मेरी जो जिंदगी है वो किसी एक चैन की चुनौती को लेकर मैं नहीं जीना चाहता। और क्या चुनने के करना नाम नहीं। पे साथ में ये भी जो पंक्ति है कि औरत के सारे जीवन की जो मेहनत है वो किसी हम्म, एक आदमी के नाम से खराब हो सकती है पूरी, मतलब हाँ उसके ऊपर ठप्पा लग सकता है, और ये कितनी इतनी ज्यादा रियल बात है, आप ही के जीवन की बात है कि हाँ, आप औरत को क्रेडिट तक नहीं लेने देते उसके जीवन की मेहनत का। वो जो भी करके कहीं भी पहुंच जाए, अंत में ये होता है कि अच्छा उसने पैसे दिए होंगे, या उसने सेट करवाया होगा, उसके कॉन्टैक्ट से हो गया, वगैरह वगैरह।
हाँ, और यहाँ पे वो वही तो शायद एक तरह की उसको जिद कह सकते हो, व्याकुलता कह सकते हो कि इस चीज से ही मुझे बाहर निकलना है, इसी से भागी, हाँ। खुद को इंडिविजुअल की तरह देखना है। चलिए खैर, हमने आई थिंक लगभग बात कर ली, और ये उपन्यास मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, और मैं भी ये उपन्यास सभी को रिकमेंड करने वाला हूँ। हम्म। सब इसको पढ़ें। तो जैसे तुमने बताया कि एकता वर्मा ने जो रिव्यू लिखा उसमें दो तीन चीजें उन्होंने उठाई, आप वो भी, अगर कोई ये उपन्यास पढ़ रहा है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वो भी एकता पढ़ेंगे, वर्मा हाँ। का एक आर्टिकल, वो भी पढ़ें, उसमें भी कुछ वैलिड चीजें उठाई गई हैं। बहुत अच्छी समीक्षा है वो इस उपन्यास की। बहुत अच्छी समीक्षा है, बिल्कुल, उसको भी शाउट आउट। और मैं तो ये तो कई बार कह गया इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान कि औरतें पढ़ें, औरतें बताएं, अपना रिव्यू बताएं, तो बिल्कुल कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बट एट द सेम टाइम आदमी इसे जरूर पढ़े, एक खुले दिमाग से पढ़े। और वो भी अपना रिव्यू बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आई थिंक क्योंकि मैं सहज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मैं इतने फिक्स में था कि मैं इस किताब को किसको रिकमेंड करूँ, क्योंकि मैं, देखो, जितना भी कह सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट टेक्स्ट है उसका टारगेट ऑडियंस आखिर कौन है, मुझे तो लगता है कि टारगेट ऑडियंस पहले तो शायद आदमी, आदमी है। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, उसे, क्योंकि वहां पर जो शोषक है वो है, तो उसको तो ये चीज समझनी है, लेकिन साथ ही क्योंकि ये इतनी भीतर चीजें घुसी हुई हैं, तो जैसे तुमने बताया कि जो मीना का जो अंत है, मीना की जो चॉइस है और मीना का जो प्रेम है, उसे हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे जो घर की हमारे आसपास जो एक पेट्रियार्कल सेटअप में जो जीवन जी रही हैं, और जिस तरह की, वही ना कि बहुत सारी चीजों को वो अपना के रखते हैं अपने साथ एक चॉइस के रूप में, जबकि वो चॉइस नहीं होती है, उनकी कंडीशनिंग है। जैसे मर्दों की कंडीशनिंग है, ऐसे स्त्रियों की भी कंडीशनिंग है। कुछ बिल्कुल। स्त्रियां भी मानती हैं कि औरतों की दुश्मन होती हैं। तो उनके लिए भी कितना जरूरी है कि वो अपने जीवन को एक बिल्कुल अलग नैतिकता के बिल्कुल अलग उससे पैमाने से वो सामने देखें, और मैं तो कहूंगा कि शायद नैतिकता को थोड़ा साइड में रखकर देखें। खुद को हर तरफ नैतिक और अनैतिक के बीच में कि हम नैतिक कर रहे हैं या अनैतिक कर रहे हैं, इस जंजाल से थोड़ा सा हट कर देखने की कोशिश करें। और चलो, शायद ये बातें तो अब होती रहेंगी, हम यहीं इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। जी। जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट सुना, उनको अच्छा लगा और उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है, तो किताब जरूर मंगाएं और पढ़ें। और हम ऐसे ही कुछ किताबों पर, कुछ फिल्मों पर, या कुछ और आर्ट पीसीज पर ऐसे ही कुछ और नए एपिसोड आने वाले समय में आपके सामने लाते रहेंगे। जैसे सहज ने बताया, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पॉडकास्ट पर या हमारे दूसरे कामों पर अगर भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं, poshampa@gmail.com पर, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वहां कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। और हिंदी की नई कहानी, कविताएं, किताबंश और विश्व साहित्य के कुछ बेहतरीन अनुवाद पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, poshampa.org पर।